Hey everyone, myself Ashar Nagar and today we are going to start a new act. This is मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979. So this is an ADPO act and ये act number 10 है 1979 का. इसमें only total 11 sections हैं. और यहाँ ये एक्ट का मतलब क्या है कि अत्यावश्यक सेवा चीजें होती क्या है, जो बहुत असेंशियल जो सर्विसेज है वो चीज क्या होती हैं और उनका जो संधारण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना. तो उनको कैसे हम मेंटेन करें और उसके लिए अगर वो विच्छिन्नता मतलब वो इधर उधर होती है या वो प्रॉपर नहीं हो रही है तो उनका हम निवारण कैसे करें वो इस एक्ट में बताया गया है. ठीक है, सबसे पहले अत्यावश्यक सेवा जो होती है वो क्या होती है, तो हम सबसे पहले आप शेड्यूल ओपन कर लीजिए. शेड्यूल ये पीछे दिया गया है. ठीक है, जिसमें एक क्लॉज है, ए है, बी है, ठीक है, सी एंड डी है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एसेंशियल सर्विसेज है. फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो ये हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, हम जी नहीं पाएंगे अच्छे से, है ना. अगर ट्रांसमिशन उसका नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट अगर वो नहीं हो रही है, या फिर अगर मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो हम यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, हमारा जीना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा इन चीजों को लेकर. पब्लिक हेल्थ है, अगर हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन नहीं है हमारे लिए तो हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को जी पाएंगे, कैसे हम प्रॉपर तरीके से रह पाएंगे इस वर्ल्ड में. तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, ये सारी हमारे मतलब एसेंशियल है हमारे लिए. तो इनको लेके ये एक्ट बना हुआ है कि अगर कोई लोग इसको रोकते हैं ये सर्विसेज को तो उनके लिए क्या पेनल्टी वगैरह है वो सब बताई गई है. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीएम्बल ऑफ दिस एक्ट. ये एक्ट क्या बताता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड अ पेनल्टी फॉर डिसरप्शन ऑफ सच सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ एमपी. ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए ये एक्ट बना हुआ है. इसमें गवर्नर की असेंट मिली थी 17 अप्रैल 1979 को और उसी दिन वो पब्लिश हो गया था गैजेट में. ठीक है, अब ये एक्ट बताया है कि ये एक्ट क्यों आया है, ताकि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है वो मेंटेन रह सके. ठीक है, अगर कोई इसको डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए पेनल्टी वगैरह है कि इनके लिए क्या पेनल्टी होगी. ठीक है, ये 30 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में लागू हुआ था. अब सेक्शन फर्स्ट बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड एमपी अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979. ये एक्ट का नाम है. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ एमपी एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. जैसे ये बना वो तुरंत तत्काल लागू हो गया था ये एक्ट. ठीक है, सेकंड बताता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट. ये जो एक्ट है वो किन किन चीजों पे अप्लाई होता है. ठीक है, तो पहला है कि ये जो एक्ट है ये कुछ 5 चीजों पे अप्लाई होता है जो आपको याद करना जरूरी होगा. फर्स्ट है साइंटिफिक, सेकंड है टेक्निकल, थर्ड है एग्जीक्यूटिव, फोर्थ है ऑपरेटिव और फिफ्थ है मिनिस्ट्रियल पर्सनल. ठीक है, वैज्ञानिक, तकनीकी. अब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि साइंटिफिक चीजें हैं, अगर इनका कंटिन्यूस रुक जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना काल आया था और वैक्सीन वगैरह बनी थी, और अगर ये रुक जाता, ये अत्यावश्यक सेवा वैज्ञानिक की अगर वैक्सीन वगैरह नहीं बनती तो क्या हम सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते. तो ये 5 चीज पे ये एक्ट अप्लाई होता है और इन चीजों की सर्विसेज उतनी नहीं चाहिए, ये एक्ट में बताया गया है. वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति और अनुसचिवीय व्यक्तियों, इन पे ये एक्ट लागू होता है. ठीक है, अब स्पष्टीकरण में एक्सप्लेनेशन में बताया है कि इन दिस सेक्शन पर्सनल कनेक्टेड विद एसेंशियल सर्विसेज शैल इंक्लूड. इसमें क्या क्या है कि जो अत्यावश्यक सेवा से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं. ए में फर्स्ट में दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट पे नियोजित हैं, जिनको एंगेज किया गया, कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे रखा गया वो व्यक्ति. दूसरा टेम्परेरी टाइम वाले व्यक्ति जो पूरे होल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है. तीसरा जिनको कॉन्टीजेंसीज से फंड मिलता है, पेड आउट ऑफ कॉन्टीजेंसीज, गवर्नमेंट के जो कॉन्टीजेंसीज होती है, फंड्स होती है, संचित निधि, उससे उनको आकस्मिक जो है उससे उनको फंड मिलता है. फोर्थ है पर्सन एम्प्लॉय इन वर्क इन चार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स. कुछ ऐसे पर्सन जो उन कार्यभारित जो स्थापना है उनमें नियोजित किए जाते हैं वो व्यक्ति. और पांचवा है कि वो व्यक्ति जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से या इनकी कोई एजेंसी के नाम से, और उन पर्सन से ये रिक्वायर किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी करें फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक और या फिर इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ वगैरह उनके इंटरेस्ट रिलेटेड वो काम करें. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन. नाउ सेक्शन 3 है डेफिनेशंस. ठीक है, इन दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक और कोई अदरवाइज वर्ड सेंस उसका नहीं निकलता है तब तक इसमें जो डेफिनेशन लिखी गई है हम वही सेंस मानेंगे. एसेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? मीन्स द सर्विस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल. जो शेड्यूल में सर्विस स्पेसिफाइड है वो वाली
जो सर्विसेज है वो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। शेड्यूल मैंने आपको बताया था, पीछे जो दिए गए हैं मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नाउ बी है रिफ्यूजल टू वर्क, कार्य करने से मना करना या इनकार करना। इन रिलेशन टू पर्सनल कनेक्टेड विद एन एसेंशियल सर्विसेज मीन्स, मतलब जो व्यक्ति एसेंशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है, जिनको गवर्नमेंट ने काम दिया गया है, वो व्यक्ति अगर सेक्शन 5 का एक्ट करते हैं। सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, प्रोहिबिट बताई गई है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो चीजें हैं इनको करने से कोई व्यक्ति इनकार नहीं करेगा। अगर करने से कोई व्यक्ति इनकार करता है तो ये माना जाएगा कि उसने रिफ्यूजल टू वर्क किया है, ठीक है। नाउ सेक्शन 4 क्या होता है, पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्किंग सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए ये नेसेसरी है या एक्सपीडियंट है, समझिए ना कि जल्द से जल्द उनको एक ऑर्डर निकालना है, या तो जनरल ऑर्डर निकाल सकते हैं या एक स्पेशल ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या ऑर्डर निकालेंगे कि प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्क इन सच एसेंशियल सर्विसेज, कि कोई व्यक्ति रिफ्यूजल टू वर्क नहीं कर सकता है, उनको प्रोहिबिट लगा दिया है कि तुम लोग इन ये जो मैंने कुछ कंडीशंस दी, गवर्नमेंट ने कुछ चीजें लिस्ट में निकाली, इन चीजों के लिए कोई व्यक्ति रिफ्यूज नहीं करेगा, उनके रिफ्यूज करने पे प्रोहिबिट लगाया गया है, ठीक है। और वो उस डेट से प्रवृत्त होगा जिस दिन से उन्होंने वो ऑर्डर निकाला था, ठीक है। सेकंड बताता है कि जो ऑर्डर है सबसेक्शन 1 में वो कब तक उसका वैलिडिटी रहेगी, कब तक फोर्स में रहेगा, तो वो 3 मंथ्स के लिए रहेगा। और अगर एक्सटेंड करना है गवर्नमेंट को तो वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर सकती है, बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स एट अ टाइम। एक बार में 3 मंथ से ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकती। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है, समाची है, ठीक है। थर्ड क्लॉज बताता है कि एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश्ड इन द मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर फिट टू बी ब्रेक टू नोटिस टू ऑल। मतलब पब्लिश, जो ऑर्डर 1 में निकाला गया था वो पब्लिश कैसे होगा, गवर्नमेंट मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई मैनर निकाल सकती है कि हाँ मैं इस तरीके से पब्लिश करता हूँ जिससे सबको नोटिस में आ जाए ये बात, तो उस मैनर से गवर्नमेंट कर सकते हैं पब्लिश जो इनको सही लग रहा है। नाउ सेक्शन 5 क्या बताता है कि कुछ यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज दे दी, एसेंशियल सर्विसेज से लेके यहाँ कुछ एक्टिविटीज दे दी कि इन एक्टिविटीज को मना नहीं करेंगे लोग, जो मना करेगा, रिफ्यूज टू वर्क करेगा, उनके लिए फिर पेनल्टी जो दी गई है वो सेक्शन 7 में बताई गई है, ठीक है। नाउ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, एज फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर में जो डेट लिखी गई थी 4 के 1 में, तो कोई भी पर्सन है वो या तो खुद अकेला या फिर एक्टिंग इन कंसर्टेड मैनर या और लोगों के साथ वो मना नहीं करेगा। क्या क्या चीजें मना नहीं करेगा, पहला है रिजॉर्ट टू अ टोटल और पार्शियल सेसेशन ऑफ वर्क बाय रिफ्यूजल और अदरवाइज, मतलब या तो वो आधा काम पार्शियल सेसेशन ऑफ वर्क नहीं करेगा, आधा काम करके रुकेगा नहीं, या पूरा काम करने से वो मना नहीं करेगा, या और भी कई तरीके से ऐसा कुछ वो कार्य नहीं करेगा जिससे वो कार्य टले या खत्म हो, सेसेशन हो उसका, या तो पार्शियल या होल। देन सेकंड बताया गया है रिफ्यूजल टू वर्क क्या होता है, ठीक है। जो उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर वो उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स में वो मना करता है वो काम करने से, है ना, तो वो ये माना जाएगा कि उसने रिफ्यूजल किया है, वो काम जो नेसेसरी है हमारे एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। थर्ड बताया गया है अगर वो डैमेज करता है, डिटोरिएशन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, कोई भी इंस्टॉलेशन है, कोई मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह है, प्लांट वगैरह है, उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, या ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड्स वगैरह है उनको जलाता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो किसी तरह का वो नुकसान पहुंचाता है या कोई अदर प्रॉपर्टी को, या उसका वो अटेम्प्ट भी करता है या अबेटमेंट भी करता है, तो इन चीजों पे भी प्रोहिबिट लगाया है कि इनको ये चीजें कोई करेगा नहीं। फोर्थ है कि अगर वो अपने आप को छुट्टी से बिना छुट्टी लिए, बिना परमिशन लिए एब्सेंट होता है, आता नहीं है वो, तो ये चीजें वो नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे वर्क है कि बहुत नेसेसरी है, उससे लार्ज पब्लिक अफेक्ट हो सकती है इन वर्क से। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए वैक्सीनेशन वाला लोगों की जो वैक्सीनेशन के डोज है उसके लिए मान लो स्लॉट्स उनको अवेलेबल हो गए, ठीक है, लेकिन अब वो जो डॉक्टर है वो बिना परमिशन, बिना सैंक्शन लिए लीव के वो आया ही नहीं और लाइन लगी है वैक्सीन लगवाने के लिए, अब लोगों को कितनी असुविधाएं होंगी, तो ऐसा काम वो नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जिनको एसेंशियल सर्विसेज से रिगार्डिंग वर्क्स दिए गए हैं। फिफ्थ बताया गया है कोई व्यक्ति ऐसा एक्टिविटी को रिजॉर्ट नहीं कर सकता या ढीला नहीं कर सकता कोई अपना काम, कोई पेन डाउन नहीं कर सकता, टेलीफोन डाउन नहीं, टूल डाउन नहीं, चक्कर जाम नहीं कर सकता, स्ट्राइक वगैरह जो चीजें होती हैं वो सब नहीं कर सकता है, गो स्लो नहीं कर सकता है, जिसको कोई भी नाम में हम कोई भी नाम से जानते हो, ऐसा काम जिससे वर्क या तो खत्म हो रहा हो या टल रहा हो, रिटार्डेशन हो रहा हो, ठीक है, वो काम वो नहीं करेगा। सिक्स्थ है टेक रिकॉर्ड्स ऑफ, वो ऐसा कमीशन नहीं करेगा या ओमिशन नहीं करेगा ऐसे एक्ट्स का जो जिससे नॉर्मल वर्किंग और जो है नॉर्मल वर्किंग चीजें हैं जो वो डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है, रुक रही हैं। सेवेंथ है
वो प्रिवेंट नहीं करेगा या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं कोई पर्सन को अपने ड्यूटी को अटेंड या डिस्चार्ज करने से, ठीक है। नाउ सेक्शन 6 क्या बताता है, कॉग्निजेंस ऑफ सूट्स और प्रोसीडिंग बाय द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। ये सूट्स और प्रोसीडिंग्स जो सेक्शन 4 के 1 में दी गई हैं, इनका कॉग्निजेंस कौन लेगा, तो जेएमएफसी इनका कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। अगर इसकी जो 4 के 1 में अगर इसका वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठता है तो जेएमएफसी इसको एंटरटेन करेगा सूट या प्रोसीडिंग को। और सेकंड क्लॉज बताया गया है कि जो सबसेक्शन 1 के लिए जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो एक्स पार्टी डिग्री का भी ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं करेगा या स्टे या इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा एक्स पार्टी, ठीक है। दोनों पार्टी को सुनना और हियरिंग अपॉर्चुनिटी देना इज नेसेसरी फॉर दिस। नाउ सेक्शन 17 बताता है पेनल्टीज क्या होती हैं। तो कोई भी पर्सन पहले या तो कॉन्ट्रावीन करता है या अबेट करता है या अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावीन, रोकने का प्रयास करेगा, जो जो चीजें सेक्शन 5 में दी गई हैं उनको ना करने का या रोकने का प्रयास करेगा या अबेट करेगा, अटेम्प्ट करेगा, तो उसके लिए क्या पनिशेबल है। 5 की जो 3 में दी गई है, स्पेशली ये 5 की 3 के लिए डील करता है। 5 की 3 में क्या क्या बताया गया था, जो डिटोरिएशन, डैमेज करता है या डिस्ट्रक्शन करता है कोई प्लांट वगैरह, मशीनरी वगैरह को, तो स्पेशली सिर्फ उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, जो कि 6 मंथ तक एक्सटेंड करेगी और जो फाइन है वो 5,000 रुपये तक एक्सटेंड करेगा, या दोनों भी हो सकते हैं, और दो। सेकंड बताता है कोई भी कॉन्ट्रावीन करेगा, अबेट करेगा, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावीन करेगा, जो प्रोविजन 5 के 3 में दिए गए हैं विदाउट सॉरी, जो मैंने ऊपर वाला बताया था ना वो पूरे 5 के लिए है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो सिर्फ 5 के 3 के लिए है, ठीक है। मतलब जो डैमेज वगैरह, डिटोरिएशन वगैरह चीजें है ना, वो 5 के 3 के लिए है। अगर वो इनको करने से मना करता है तो उसकी सजा 3 साल तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर ये रोकता है तो उसकी तो 3 साल तक जाएगी और फाइन जाएगी। और बाकी सबके लिए कम सजा है, जो 6 मंथ के लिए 500 रुपीज फाइन है, और सिर्फ स्पेशली जो 5 का 3 है उसके लिए जो फाइन है वो एक्सटेंड टू 3 इयर्स तक रहेगा, और उसके लिए जो फाइन है वो 5,000 तक एक्सटेंड रहेगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 8 क्या बताता है, पेनल्टी बताई गई है फॉर इंसाइट। कोई इंसाइट करता है, इंड्यूस करता है या फिर फाइनेंशियल उसको सपोर्ट वगैरह देता है। पहले तो कोई इसको उकसाएगा कि अरे यार तू काम मत कर, ध्यान दे क्या होगा ये काम करने से, ठीक है। ये जो एसेंशियल सर्विसेज 5 में दी गई है जिससे उसको प्रोहिबिट किया गया था कि तुम्हें नहीं करना है, और कोई व्यक्ति उसको उकसा रहा है कि नहीं यार ये कर दे, कुछ नहीं होता, ठीक है। या फिर सेकंड है कि उसको पैसे वैसे या मनी है या कोई प्रॉपर्टी सप्लाई कर रहा है कि अरे ये काम मत कर, मैं तेरे को अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी दे दूंगा, मैं तेरे को 5,000 रुपए दे दूंगा, ये काम मत कर। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, ये अदर पर्सन, तो उसके लिए सजा यहाँ पे दी गई है, और वो भी मतलब ऐसे सेम इसी के जैसे वो व्यक्ति लायबल है जो काम नहीं करता, वैसे ही सेम ये व्यक्ति जो इसको अबेट करता है, अबेटमेंट इनके लिए भी सेम वो है, उसी तरह के लिए वो लायबल होगा, और वैसे इसकी पनिशमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सेक्शन 9 में बताता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ये जो इस एक्ट का हर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और जो सेक्शन 10 बताता है कि कौन ट्रायल करेगा, इसके ट्रायल कैसे चलेंगे, तो हर एक ऑफेंस जो इस एक्ट में पनिशेबल है वो जेएमएफसी द्वारा ट्रायल किया जाएगा। और जो इस जो 10 के सेकंड में बताया गया क्लॉज में, बताया है कोई प्रिवेंट करता है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है या ट्रायल करता है इन ऑफेंसेस की, तो इसके लिए सीआरपीसी के प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। और 11 बताया गया है रिपील। कौन सा एक्ट रिपील हुआ था, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1978 जो है वो रिपील हो गया था। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो, और आप एक बार इसकी शेड्यूल जो है वो पूरी पढ़ लीजिएगा। और इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।